नमस्कार मित्रों, प्रवासी लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में आज कथा कथन में आप सुनेंगे वरिष्ठ कहानीकार प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी पुनरावृत्ति, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। मीना 13 साल की हो चली थी। ना जाने कितने वर्षों के पश्चात वो अपने पुश्तैनी घर अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताने गई थी। दूर के रिश्तेदार, पटेदार, कुछ सगे संबंधी वहीं आसपास रहते थे। गांव में शाम से ही सन्नाटा। शहर वाली चहल पहल यहाँ नहीं, पर झींगुरों का स्वर उस कमी को कुछ हद तक पूरा करने का अथक प्रयास अवश्य कर रहा था। छोटे से गांव का आपसी सौहार्द भाव सच में सराहनीय था। महानगर के शोर शराबे के बीच रहने वाली मीना को यहाँ पर शाम से फैला हुआ वीरानापन का सैलाब खल रहा था। दिन में मीना संगी साथी के साथ खेत खलिहान, बाग बगीचे के चक्कर लगाती थक गई थी। उधर औरतें घरेलू कार्य, नाश्ते खाने तथा रिश्तों के बीच व्यस्त। दिन व्यस्तता में बीत जाता, पर शाम को बोरियत शुरू। ठंड भी बेइंतहा। गांवों की अपेक्षा शहर की आबादी का घनत्व कई गुना अधिक होता है। अधिक खुला इलाका होने की वजह से ठंड भी ज़्यादा महसूस हो रही थी। संभवतः उन दिनों गांवों में बिजली पहुंच तो रही थी, पर हर जगह पहुंचने में अभी भी विलंब हो रहा था। मीना के घर में काम तो चल रहा था, किंतु गति धीमी थी। सर्दी के दिन थे, कोयले की अंगीठी सुलग रही थी। घेरा बांध कर सब बैठे। गरम गरम भुट्टा, नींबू, नमक, बात ही कुछ और। स्वाद के साथ बातचीत का सिलसिला, हंसी ठट्ठा का उन्मुक्त वातावरण। जिंदगी के आगे पीछे की सच्ची मनोरंजक घटना सुनी और सुनाई जा रही थी। किस्से मन बहलाव के साधन होते हैं, अतः बड़े चाव से सुने जा रहे थे। मन बहलाव छोटे बड़े सबका हो रहा था। फिर चर्चा हुई उस मीना के जन्म की। पुरानी बातों की पुनरावृत्ति सुखद होने के साथ साथ अतीव रोमांचकारी एवं चटपटी होती है। छोटी ताई जी ने तो मीना के अवतरण की चर्चा छेड़ दी। अचानक सब सावधान मुद्रा में आ गए, जैसे कोई धमाकेदार घटना घटी थी उस समय। सदा से हंसमुखी छोटी चाची ने गंभीर होते हुए सृष्टि रचित मीना की ओर संकेत कर बताया, 3 पाउंड की थी ये। बस एक जोरदार ठहाका लगा था, इस तरह जैसे वो अब भी 3 पाउंड की ही हो। इस प्रकार की हंसी मीना को पसंद नहीं आई। जिस बात पर मीना का अपना वश नहीं, उस बात पर किसी का हंसना उसे शर्मिंदा कर गया। मीना को उस पल बड़ों में बड़प्पन कहीं से भी नहीं दिखा था। सौर ग्रह में डबल न्यूमोनिया, सांसें उल्टी चलनी शुरू हो गई थीं। चाची ने पुनः अपनी बात को विस्तार दिया। दीदी यानी इसकी माँ तो इसे गोद में लिए किसी भावी आशंका के डर से निरंतर रोती जा रही थी। तभी किसी ने कहा, क्या रोना, वो भी 2 दिन की बेटी के लिए? अरे ये नहीं रही तो दूसरा हो जाएगा। दूसरी बार एक और जोरदार ठहाका लगा। इस बार मीना को और भी अपमानजनित लगा। खुद के लिए दया भावना उपजी। प्रायः बड़े बुजुर्ग बातों की धुन में इतने अधिक मशगूल हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उनकी बातें कच्ची उम्र के कोमल बच्चे भी सुनते हैं। उनकी कही हुई आम बातें नासमझ बच्चों के लिए खास भी हो सकती हैं। इस बातचीत ने मीना के मानस पर किस तरह का चित्र उकेरा, ये तो वही जान सकती थी। तत्काल वो भी उससे अनजान थी। प्रत्यक्ष में मीना हल्की उदास दिखी। इतने लोगों के बीच सबकी हंसी में शामिल हो अपनी मायूसी पर आवरण डाल दिया था। एक फांस उसके मासूम दिल में चुभ गई थी। एक छोटी सी खरोच लग गई थी कहीं। मीना का पूरा वजूद इस धरा पर आकर भी जैसे शून्य में मिल गया था। लोग गपशप करते हैं, बात चली और गुजर गई, पर यदि ये कहानी बारंबार कही जाए तो न चाहते हुए भी स्मृति पटल पर छाप छोड़ देती है। इस बात की चर्चा साल में 1-2 बार अवश्य हो जाया करती थी। मीना को अब सब कंठस्थ हो चुका था कि किस वाक्य के उपरांत कौन सा वाक्य आने वाला है। अब जब कभी कहने वाले एक लाइन भी गड़बड़ करेंगे तो वो फौरन पकड़ लेगी। आज की तरह वो ज़माना मोबाइल का नहीं था। लोगों के पास पर्याप्त समय होता था पुरानी घटनाओं को किस्से के रूप में कहने सुनने का। नतीजतन बड़ों की मंडली में बच्चे भी घुस जाते थे, आधी कच्ची आधी पक्की समझ और एक कोमल सा मन लिए हुए, जो किस बात से खुश होता है और किस बात से व्यथित
ये किसी के समझ से बाहर की बात है। दिलचस्प बातों का सिलसिला शुरू। एक घटना पहले ताई जी ने शुरू की जो उनकी आंखों के सामने घटित हुई थी। उनके स्कूल की एक सहेली थी, पढ़ने में होशियार, कक्षा में सदैव प्रथम आती थी। कहानी मन लायक लगी सो मीना आंखें धो आई, इस डर से कि कहीं नींद ना आ जाए। नीरू नाम उसकी नानी ने रखा था, अपनी माँ के चौथे नंबर की। उन दिनों 21वीं सदी की भांति जनसंख्या पर प्रतिबंध नहीं था। बड़ी और उसके बीच 2 लाडले भाई थे। मानी बात है उसके ऊपर 3 का रौब। सबसे छोटी होने के कारण सबको हर ज़रूरत पर नीरू का नाम ही याद आता था। नीरू हर किसी की आवाज़ पर हाजिर। उसकी एक आदत सी पड़ गई थी जिसका प्रतिफल था उसके मन में सेवा भाव का अंकुरित होना। नीरू निस्वार्थ भाव से अपनी पढ़ाई के साथ साथ हर कार्य में कुशल हो गई। नीरू की एक बड़ी बहन और दोनों भाई नीरू को किसी योग्य नहीं समझते। भाई कभी चमचमाता हुआ ट्रॉफी लेकर घर में प्रवेश करता तो कभी बड़ी बहन शान से चित्रकारी प्रतियोगिता में प्रथम प्रमाण पत्र लेकर घर में प्रविष्ट होती। घर के हर सदस्य की नज़रों में ये कामयाब थे। तारीफ़ों के पुल बांधे जाते। इस तरह वे अपनी गुणवत्ता के कारण जाने जाते थे। नीरू ने ना तो कोई प्रतियोगिता जीती और ना ही कोई ट्रॉफी पाई। अपनी पढ़ाई वो करती, अंक भी ठीक ठाक रहते। किंतु नीरू ने सृष्टि के मानवीय गुणों एवं भावनात्मक रसों को इस तरह आत्मसात किया कि उसकी चारित्रिक आभा उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से स्वतः झलकने लगी। समय अपने प्रवाह में बहते हुए हर कण को समृद्ध करता है, उसी तरह नीरू और उसके सब भाई बहन को भी समर्थवान कर दिया था। पिता माँ अब वरिष्ठता की ओर कदम बढ़ा चुके थे। बड़ी बहन के विवाह में जमा पूंजी के अलावा कुछ ज़मीन भी बिक गई थी। बेटों की ऊंची पढ़ाई और दहेज के फेरे के कारण नीरू के पिता धन दौलत से लगभग खाली होते चले गए। ताई जी ने अपनी सहेली के लिए चिंता व्यक्त की। नीरू के 2 भाइयों ने शहर में अपने अपने पसंद की लड़की से विवाह कर लिया। कुछ दान दहेज मिलता तो नीरू के लिए सोचते, कुछ तो मदद मिल जाती। मनुष्य के व्यवहारों को देख दूसरे या तो सीख कर वैसा ही व्यवहार अपना लेते हैं या तो उनके नकारात्मक व्यवहारों को अस्वीकार कर अपने व्यवहारों को सुधार लेते हैं। ये कहानी सुन आंखें भर आई थीं। ताई जी से सीधा प्रश्न मेरी चचेरी बहन ने किया था, शिक्षित समाज में अब भी दहेज का चलन पूर्ण रूपेण समाप्त क्यों नहीं होता ताई जी? ये तो एक कमज़ोर समाज और विकृत मानसिकता का चिन्ह है ना? ताई जी ने कहा, इस पृथ्वी की इतनी बड़ी जनसंख्या है, हर स्थान के सामाजिक नियम एक दूसरे से भिन्न हैं। हर जगह दहेज प्रथा नहीं होती है। पहले अपनी बेटी को उपहार के तौर पर प्रेम और इसी तरीके से उसके अधिकार का अंश देने की प्रथा थी। उसी में विकृति का नतीजा दहेज की राशि हठपूर्वक मांगने का रिवाज आ गया, जो किसी भी कीमत पर प्रशंसनीय नहीं है। ताई जी ने अपनी उस मित्र की अतिशय प्रशंसा करते हुए वहाँ बैठी लड़कियों को समझाया। सब समय एक सा नहीं होता। उन दिनों करीब करीब हर परिवार आर्थिक संघर्ष से गुजर रहा था। बड़े छोटों का सम्मान, सहयोग, आपसी प्रेम तथा त्याग के कारण ही परिवार चलता था। पारिवारिक कर्तव्य पालन करते करते नीरू के माता पिता उम्र की थकान महसूस करने लगे थे। नीरू सबसे छोटी, सबसे स्नेहिल, किंतु अभाव में माता पिता का एकमात्र सहारा बनकर खड़ी थी। इसे कहते हैं संस्कार, जो स्वयं की परवाह न कर सामने वाले की तकलीफ़ों के निवारण का साधन बने। ताई जी ने अपनी एक सहेली की आप बीती सुनाई थी, कोई कल्पना नहीं। हम सब शहरी थे, पुरानी बातें अपने बड़ों से सुन अपनी मानसिक क्षमता अनुकूल निजी व्यक्तित्व में उतार लेते थे। रात ही गहरा रही थी पर मीना को नींद नहीं आ रही थी। गांव का दूसरा दिन। अरुणोदय की प्रथम किरण पूर्व दिशा से सीधी आंखों पर पड़ी, जैसे ठिठुरती ठंड में हल्की गर्माहट देकर वो उषा की उपस्थिति का एहसास करा रही हो। ग्रामीण जीवन, पौ फटते ही पक्षी पंख फड़फड़ाते जैसे अपने किसी काम पर निकल रहे हों। चहल पहल की शुरुआत। इतनी जल्दी मीना तो सोच भी नहीं सकती थी। मीना ने भड़भूजा नहीं देखा था, उसकी तीव्र लालसा थी देखने की। हाथों में डलिया लेकर भूजा भुजवाने अपनी हम उम्र सखी समान बहन के साथ चल पड़ी थी। दृश्य अनोखा लगा। भुजुआ के हाथों की चपलता दर्शनीय थी, एक नवीन अनुभव।
भुजुआ का दाहिना बायां हाथ दोनों इतनी तीव्रता से चल रहे थे, पर मजाल था कि ग्राहकों की टलियाँ एक दूसरे से बदल जाए। कौन क्या भुनवाने लाया है, इसका हिसाब रखना अपने आप में बड़ी बात थी। खाना बनाने में मीना की माँ और ताई जी लगी रहीं। सरसों का साग और मक्की तथा मिस्सी रोटी सब मीना को पसंद। सबके संग एक साथ खुशी खुशी खाना खाने का मज़ा ही कुछ और अलग सा लगा। कहते हैं प्रसन्न मुद्रा में अन्न का ग्रहण किया गया शरीर को अधिक लाभ प्रदान करता है। मन तृप्त तो शरीर स्वस्थ। मीना सोच रही थी कि हम शहरी लोगों के पास समय की कमी होती है। अतएव दिन का खाना जल्दीबाजी में खाया जाता है। इत्मीनान से खाना खाने पर स्वाद अप्रतिम। दूसरा दिन था मीना का इस स्थान में। रात का खाना बहुत देर से खाने की प्रथा केवल शहरों में होती है। भोजन और रसोई का हर काम मिलजुल कर सभी कर लेते थे। ऐसी बात नहीं थी कि कभी किसी ने अनुचित या गलत कभी नहीं बोला या नहीं किया, पर कोई दिल पर नहीं लेता। आपसी प्रेम को बरकरार रखने की ये विशेष कला शहरों में लुप्त प्रायः हो चली है। जमघट का इंतज़ार था। एक बार फिर सब दलान में हाजिर, बड़े छोटे एक साथ। हुनर का समय समय पर प्रदर्शन खुशहाली के उत्साह की परिभाषा है। कोई भी व्यक्ति गुण विहीन नहीं होता। किसी भी कारणवश वो मुखर नहीं हो पाता। जिसमें जो विशेषता थी उनको उस दिन अभिव्यक्ति की खुली छूट थी। सच तो ये है कि लज्जा, संकोच तथा भय किसी के अद्भुत गुणों को भी दबा सकता है। गुणों को सतह पर लाने में थोड़ी मुखरता आवश्यक है। मीना की बड़ी बहन ने सधे सुर में श्री कृष्ण भजन सुनाया। ताई जी ने अवतरण दिवस के अवसर पर गाए जाने वाले अर्थपूर्ण शिशु आगमन के अवसर के सुमधुर लोकगीत गाए। मीना सोच रही थी यदि वो नहीं आती तो ये अवसर खो देती। वो ताई जी की संगीत दक्षता के विषय में भी अनभिज्ञ रहती। ताई जी संगीत विद्या में विशारद थीं। सुनकर मीना अवाक रह गई। इतनी सादगी से रहने वाली ताई जी को देखकर उनकी गुणवत्ता का अनुमान भी नहीं लगता था। ना कोई घमंड, ना कोई आत्म प्रशंसा। छोटे चाचा जी ने स्वरचित कविता पाठ कर सबको सम्मोहित कर दिया। अब बारी थी मीना की। मीना गायन में दक्ष नहीं थी, कविता में भी उसकी रुचि नहीं थी, पर उसका शौक नृत्य कला में था, जिस कला के प्रदर्शन में उसे झिझक थी। बड़ों के समक्ष नृत्य, ऐसा विचार भी वो मन में नहीं ला पा रही थी। तब का जमाना भी बहुत कुछ बदल चुका था, पर आज की तरह नहीं। उन दिनों बड़ों के सम्मान में घर की कन्याएं नृत्य प्रदर्शन करें शोभा नहीं देता था। इस कला का शौक पूरा कर लेना उत्तम विचार था, पर उसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध था। इसे सम्मानजनित नहीं माना जाता था। इस प्रकार ये सर्वविदित हो गया कि मीना एक नृत्यांगना है। इसे सुन सभी मुदित हो मीना की प्रशंसा करने लगे। मीना को तब भी इतना साहस नहीं हुआ कि वो चाचा ताऊ के समक्ष नृत्य प्रदर्शन कर सके। शहर में नृत्य प्रदर्शन की बात अलग है। मीना की इस शालीनता ने मीना को सबकी नज़र में ऊंचा उठा दिया। मीना के तहजीब की मुक्त कंठ से प्रशंसा की जा रही थी। मीना को लगा जैसे शुद्ध आचरण की कोई प्रतियोगिता जीत गई हो। रात सोने के समय मीना का मन विचलित सा होने लगा था। एक बार में ढेरों प्रशंसा और आशीष पाकर इतना उत्तेजित हो गई थी कि अपने आप को आसानी से संयत नहीं कर पा रही थी। एक तो 3 दिन बचे थे, सोचकर ही मन कहीं टीस रहा था। दूजे इतनी तारीफों का बोझ। अपने गांव में आकर अपना शहरी भागदौड़ लगभग मीना भूल गई थी। पूरी तरह इसी स्थान की हो गई थी। उसका मन रम गया था उस स्थल पर। 2 दिन शेष थे। इन 2 दिनों में अपनी जन्म स्थली का भरपूर आनंद वो बटोर लेना चाहती थी। चना मटरी के साग, बथुआ की कचौड़ी, सांवा का चावल, सब स्वाद चख कर जाएगी वो तो अपने संगी साथी को फक्र के साथ सब सुनाएगी। गन्ना चूस चूस कर अपने दांतों का परीक्षण भी कर लिया गया था। अधिक से अधिक उल्लास बटोर वो पूर्णतः अघाई हुई थी। नींद लेकिन मुश्किल से आई थी। मन इतना उत्तेजित हो चुका था कि उस पर नियंत्रण करना दूभर हो रहा था। कितने बजे मीना सो पाई इसका अनुमान उसे नहीं था। बंद खिड़कियों की दरारों से छनकर मीना की आंख को प्रभात की पहली किरण तुलरा रही थी। मीना ने सहज ही अर्ध निद्रा में करवट बदल लिया। सुनहरी किरण ने उस कमरे में भी अपनी उपस्थिति का संकेत भी तो दे ही दिया था। आंखें मलते हुए वो उठ बैठी। नित्य कर्म से निवृत्त हो वो रसोई में पहुंच गई। ताई जी आज क्या बना रही हैं? कहती हुई मीना ताई जी के गले में झूल गई। सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है।
कहती हुई सामने पंक्ति में सबके साथ बैठ गई। ताजे हरे मटर के देसी घी में बने कुरकुरे पराठे, वो भी ताई जी के हाथ के, मज़ा आ गया था। बड़े ताऊ जी ने घर के बाहरी खुले परिसर में रामायण के अखंड पाठ का आयोजन किया। सब साथ इकट्ठे हुए हैं, इसी उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया था। एक नया ही उत्साह देखने को मिला। परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त गांव का बच्चा बच्चा प्रमुदित हो सहयोग देने के लिए अग्रसर दिखे। मीना के लिए यह पहला अवसर था। मीना को ताऊ जी ने अखंड पाठ का अर्थ और प्रयोजन दोनों समझाया। ये एक संकल्प है कि बिन रुके निर्बाध गति से आरंभ किए गए पुस्तक को दिन रात पढ़ना। पढ़ने वाला एक व्यक्ति ही पढ़ता रहे यह अनिवार्य नहीं, बिन रुके दूसरा व्यक्ति उसी के साथ पाठ शुरू कर देता है और पहला उठ सकता है। पुनः कई घंटे पढ़कर यदि उसका कंठ सूखने लगता है तो दूसरा उसी में शामिल हो जाता है। ताऊ जी ने मीना को इसका प्रयोजन भी समझाया। अखंड पाठ हम हिंदुओं की एक धार्मिक प्रथा है। इसमें सिद्ध धर्म ग्रंथ संपूर्ण या मुख्य अध्याय के पाठ करने का कोई भी संकल्प कर सकता है। ये पाठ जिस समय आरंभ किया जाता है 24 घंटों बाद उसी समय पर समाप्त किया जाता। ऐसा करने से उसके उच्चारण की ध्वनि सर्वत्र गूंजती है। अग्नि प्रज्वलित होती है जिसके कारण वायु प्रदूषण का खात्मा होता है। घर तथा वातावरण की शुद्धता हो जाती है। ये एक आस्था है, शुभ कार्य है। इस तरह के आयोजन आपसी प्रेम, सद्भावना तथा सहयोग की वृद्धि करते हैं। सुनकर समझकर मीना ने इन बातों को आत्मसात किया। सकारात्मक ऊर्जावश उसकी आंखें गीली होने लगी। अखंड पाठ शहरों में भी होता था, पर पुरखों की ड्योढ़ी पर आकर वृहद जानकारी मिली। पहली बार इस अनुष्ठान में मीना ने भी हिस्सा लिया। जिस तरह हाथों हाथ सबने मिलकर काम संभाला देख मीना गदगद हो गई। आसपास के लोगों ने तो ऐसे काम किया जैसे उनके खुद के घर में कार्यक्रम हो रहा था। सुंदर कांड के पाठ का आरंभ ताऊ जी ने किया। लगभग सबने पाठ किया, परंतु मीना ने इसमें हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उसे सांसों की तकलीफ रहती थी और ये अखंड पाठ था। कहीं कुछ ना पढ़ सकी तो यह अनुचित होगा। किसी ने फिर जोर नहीं दिया। दूसरे दिन पाठ उसी समय पर समाप्त हुआ। प्रसाद, भोग तथा आरती के साथ समापन किया गया। फिर थककर सभी सोते रहे देर तक। 4 दिन बीते, अब तो एक दिन और शेष है। सोचकर मीना का मन में कैसा कैसा उथल पुथल होने लगा। काश कुछ दिन और मिल जाते। उसका मन कहता आज रात बस एक साथ मौज कर लें, फिर अलगाव तो होना ही है। स्थायी जीवन ही नहीं तो पलों का क्या, चलते रहना उसकी प्रक्रिया है। उसी बीच पलों को बटोरते हैं सब प्राणी। अपने गांव का वो 5वां दिन था। सबने एक विचार किया, रात जागरण की थकान थी, अतः हल्का कार्यक्रम मनोरंजन के लिए हो जाए। छुट्टियां भी समाप्त होने वाली थीं। दूसरे दिन रात की ट्रेन भी थी। घर के बीच में एक हॉलनुमा बड़ा कमरा था, वहीं पर सब एक साथ जमकर बैठ गए। इतना बदलाव तो गांव के रहन सहन में आ ही गया था कि परिवार एक साथ गम और खुशियों को बांट सके। अब 5 दिन आपसी गपशप में गुजर गए, किंतु समस्याओं की ना तो कोई चर्चा हुई, ना समाधान का कोई रास्ता। समाज में इन दिनों हम सब अपने बच्चों का उचित उम्र में विवाह संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। ये बात छोटे ताऊ जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। उसी स्थान पर कायस्थों की पूरी बस्ती में अविवाहितों की संख्या बढ़ती जा रही थी। शहरी परिवर्तन का सैलाब गांव को कैसे इस विचारधारा से मुक्त रखता। पहले त्याग, निस्वार्थ भावना के धरातल पर टिकता था मधुर दाम्पत्य का भावनात्मक संबंध। अधिक ज्ञान हासिल कर अब वही संदेह, तर्कों एवं स्वार्थ भावना की कमजोर नींव पर कैसे टिके। आपसी टकराव में असहिष्णुता की मात्रा अधिक होती जा रही है। छोटे ताऊ जी अपनी तीसरे नंबर की साली के लिए उपयुक्त जोड़ी की तलाश में थे। मीना की मम्मी कुछ आदर भाव से बोली, भैया लड़के तो जाने पहचाने दोस्तों और नाते में भी हैं, किंतु वे कैसे हैं यही जानकारी संभव नहीं। आजकल तो माता पिता स्वयं भी अपने बच्चों के आचरण को नहीं जानते। घर से दूर रहकर ये बालिग बच्चे अपनी ही नहीं सुनते। इसके अलावा लड़कियां भी अब बंधन में नहीं बंधना चाहती। शिक्षा और कामयाबी का अहंकार पहले जो पुरुष में था, अब वही आचार लड़कियों ने अपना लिया। इसका हल समय के हाथ है। मीना की मम्मी ने इस संदर्भ को यहीं ख़त्म कर दिया। जो अपने हाथ में नहीं, उस बारे में सोचकर क्यों मन दुखी करना। अपने बच्चों को हम शिक्षित करें, इतना कर्तव्य आज के समय हम शिद्दत से पूरा करें।
इसके बाद ये चर्चा यहीं समाप्त हुई। सबने मिलकर फिर अंताक्षरी खेली। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंत्याक्षरी लेकर हरि का नाम। 2 दलों में बट गए हम बड़े और बच्चे, पुराने नए का क्या मुकाबला। पुरानी दीवारें कमज़ोर तो होंगी ही, नई दीवारों के मुकाबले सो जीत का सेहरा बच्चों के शीश पर गया। हम वरिष्ठ उनकी विजय में अपनी विजय मानते हुए उठ खड़े हुए। अशेष दुआएं पाकर नई पीढ़ी सर्वस्व पा गई। मीना उदास थी, विच्छेद की तड़प से सब विचलित थे। प्रकट में इसका प्रदर्शन अनुचित समझ सब सोने चले गए। मीना सबसे छोटी थी, जिसको जमाने की समझ आने के बाद अपने गांव में रहने का पहला अनुभव था। हर पहला अनुभव रोमांचक होता है, उसका असर भी मानस पर गहरा होता है। कुछ दिनों वो प्रभावित रहेगी, पर शनैः शनैः धूमिल और अस्पष्ट हो जाएगी। वो समय के साथ बढ़ चलेगी अपने किसी और अनुभव की तलाश में। नवीन जिंदगी में भी अज्ञात रूप से जुड़े रहेंगे इस गांव के प्यार, निस्वार्थ त्याग और सकारात्मक ऊर्जा और उत्तम संस्कारों से। कभी प्रत्यक्ष न दिखने वाले मानवीय गुण लहू में एकसार होकर चलेंगे, साथ साथ एक रक्षक बनकर, जो दुर्गुणों के प्रति सचेत करेंगे। महानगर मुंबई की ट्रेन बनारस से चलती थी। 36 घंटे का लंबा व रोचक सफ़र के लिए मीना, उसकी माँ पापा ने पूरी तैयारी कर ली थी। भारी मन से एक दूसरे से विदा ले वापस मुंबई के लिए चल पड़े। मीना अब बहुत बड़ी हो गई थी। चढ़ती उम्र आगे की ओर देखती है, कभी भी पीछे नहीं। इसके विपरीत ढलती हुई उम्र पीछे की ओर देखती है। इस धुंधले पन्ने को 50 वर्ष पूर्व की चटक चक्षुपटल पर एक बार फिर से वो जीवित कर रही थी, हर सुखद पल को। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कहानीकार प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी पुनरावृत्ति। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।